A very good morning, students. After a long time, we meet again in the virtual class, online class. After vacations, summer vacations, we have start our new class of class 12th in the subject of political science. And as you know, in previous classes, we finish our 2 chapters in both books. So now we are start our new chapter, but I think before the start of new chapters, we just quick revise the previous chapters. तो स्टूडेंट्स, हम अभी पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें से कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बुक को देखें तो उसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था द कोल्ड वार एरा, यानी कि शीत युद्ध का जो दौर था। चूँकि आप लोगों को उसके बारे में पढ़े काफ़ी समय हो गए, 1 महीने की छुट्टी थी आप लोगों के लिए, 1 महीने से ज़्यादा और उसके अलावा भी लॉकडाउन की स्थितियों के कारण बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, तो एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग लेते हैं ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें रीमेमोराइज हो जाएं, वो सारी चीज़ें आपको फिर से आपके कॉन्शियस माइंड में लौट आए। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा कोल्ड वार था, कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार क्या होता है और कोल्ड वार क्यों हुआ, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ये एक आइडियोलॉजिकल वार था। इसे हम एक आइडियोलॉजिकल वार कहेंगे क्योंकि ये दुनिया के 2 आइडियोलॉजीज़ के बीच की लड़ाई थी। और आपको पता ही है कि वो कौन सी 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, आज भी हैं ये दुनिया में 2 आइडियोलॉजीज़, हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। जिसमें पहली आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और दूसरी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि साम्यवाद, कम्युनिज्म यानी कि कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद और कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी पीपल। और 2 ब्लॉक्स थे। अच्छा, पूंजीवाद का जो अगुआ देश था वो अमेरिका था, और जो साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का अगुआ देश था वो यूएसएसआर था, आज का रशिया। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में ये एक कॉन्फ्लिक्ट था। फिर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ आते हैं। यूएसएसआर जो कि रशिया आज का है, वो क्यूबा जो कि वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत नज़दीकी एक देश क्यूबा, वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लान कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरे घंटी था अमेरिका के लिए। और फिर ये क्राइसिस की तरह सामने आता है, पूरे विश्व में एक संकट होता है कि लोगों को लगता है कि ये कहीं वर्ल्ड वार 3 में ना कन्वर्ट हो जाए और पूरे विश्व में न्यूक्लियर वार ना हो जाए। जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर के लीडर्स के बीच काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, और इन मीटिंग्स के बाद ये क्राइसिस समाप्त होता है। कोल्ड वार है क्या, यानी कि जब कोई 2 देश युद्ध लड़े, लेकिन वो ये युद्ध डायरेक्ट किसी मतलब डायरेक्ट इंटरफेयर ना होकर के, एक सामने सामने ना आकर के, बल्कि एक हिडन टाइप से लड़े, एक बैक साइड से लड़ाई लड़े, एक दूसरे के खिलाफ काम करे, कोई डायरेक्ट आघात ना हो, कोई डायरेक्ट वार इंटरफेयर ना हो, तो इसे हम कोल्ड वार कहते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो वार था कोल्ड वार था, और इसमें जो इमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक जैसी बातें थी, तो उसमें ये था कि ये जो दोनों कंट्रीज़ थे, इन्होंने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया था। एक तरफ तो एक ग्रुप था जिसे हम कहते हैं यूएस ग्रुप या फर्स्ट वर्ल्ड या कैपिटलिस्ट ब्लॉक। दूसरी तरफ जो ग्रुप था वो यूएसएसआर ग्रुप या सेकेंड वर्ल्ड या कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब आप जब वर्ल्ड मैप में यूएस का आप सिचुएशन देखोगे, तो जहाँ पे पूरा यूएस से सटा हुआ यूरोप है, यानी कि यूएस के बगल में तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, उसके बगल में जो यूरोपियन पार्ट है, यानी कि जिसे हम वेस्ट यूरोप कहते हैं, ये एक ब्लॉक में आते थे। उसके बाद यूएसएसआर से सटा जो यूरोपियन पार्ट था, जिसे हम ईस्ट यूरोप कहते हैं, वो यूएसएसआर के ब्लॉक में आते थे। यानी कि वेस्ट की तरफ से लगे हुए जो देश थे वो एक तरीके से यूएस ब्लॉक थे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक थे, और जो ईस्ट की तरफ से, ईस्ट यूरोप और रशिया यूएसएसआर की तरफ से लगे हुए कंट्रीज़ थे, उन्हें हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते थे। ये इमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स था। और बहुत सारे देशों को, सेंट्रल एशियाई देशों को भी रशिया ने मिलाया, अमेरिका ने अपने में मिलाया।
ये सारी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ चला गया, भारत रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ चला गया, तो ये एक इमरजेंस था पावर ब्लॉक का। अब उसके बाद एरिनास ऑफ कोल्ड वार, कभी भी इन लोगों ने लड़ाइयाँ अपने क्षेत्र में नहीं लड़ी, बल्कि ये लड़ाइयाँ हमेशा दूसरे बैटल ग्राउंड पे जाकर के लड़े। जैसे क्यूबा में एक लड़ाई शुरू हुई क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से, उसके बाद ईस्ट यूरोपियन के बहुत सारे ग्राउंड पे लड़ाइयाँ हुई, अफ्रीका के बहुत सारे ग्राउंड पे इन लोगों ने एक तरीके से इंटरफेयर किया। अफ़गानिस्तान वार, वियतनाम वार, इन जगहों पे आप देखिए, इराक वार, मतलब ये एक एरिनास बनाते गए इस वार को लेकर के अपने पावर को दिखाने के लिए। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन पहले आक्रमण किया 79 के एरा में, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका इन्वेंट करता है, उसके बाद इराक में भी जब हमले होते हैं अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला होता है तो अफ़गानिस्तान में इराक इन्वेंट करता है। उसके बाद सद्दाम हुसैन को हटाने को लेकर के फिर इराक पे हमला करता है, उसके पहले भी कुवैत इशू को लेकर के वो इराक पे हमला, तो ये एक तरीके से अपने पावर को दिखा रहा था। और जहाँ जहाँ ये हमले होते हैं ये एक एरिनास थे, बैटल ग्राउंड थे। तो इस प्रकार से ये कोल्ड वार का प्रभाव विश्व में फैल रहा था। उसके बाद आप देखिए इंडिया का क्या रोल रहा कोल्ड वार में, तो हम तटस्थ बने रहे, हम बिल्कुल नैम को लेकर के चले साथ में, हमने और 4 और देशों ने मिल कर के नैम को फाउंड किया, उसको बनाया। और उसके बाद हमारा ये मोटिव रहा कि हम न यूएसएसआर के साथ जाएंगे, न यूएस के साथ जाएंगे, बल्कि एक अलग गुट बनाएंगे जो कि विश्व में शांति का पक्षधर रहेगा, शांति के लिए काम करेगा। और नैम का पूरा मोटो भी यही था। हालांकि बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम बनते हैं जिसकी वजह से हमें यूएसएसआर के साथ जाना पड़ता है। आगे हम लोग इसके बारे में पीछे भी डिस्कस किए थे। अब इसको मैं केवल रिवीजन के लिए आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, आप इन सारे कंटेक्स्ट तो जानते होंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर आता है उसमें द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर है ये, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कारण उसके पीछे क्या रहते हैं कि यूएसएसआर जो था वो बहुत ज़्यादा फोकस करता था अपने मिलिट्री इन्वेंशंस पे, अपने सैटेलाइट प्रोग्राम्स पे, मतलब डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च करता था। प्लस एक क्लोज मार्केट था यूएसएसआर, जिसकी वजह से स्टार्ट में तो वहाँ पे बहुत सारी तरक्कियाँ हुई और लोगों को इक्वलिटी मिली, अपॉर्चुनिटी रही कि लोग एक बेसिक नीड्स अपने पूरे कर पाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेट कंट्रोल होने की वजह से इनके यहाँ स्किल्स और इनोवेशंस नहीं आ पाए, इनके यहाँ नए विचार नहीं आ पाए, नई आइडियाज़ नहीं आ पाई, क्योंकि लोग एक तरीके से स्टैग्नेट हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे, रुक गए थे कि यार हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है, तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। तो स्किल्स के न होने की वजह से, इनोवेशंस के न होने की वजह से ये टेक्निकली नीचे जाने लगे, जिसकी वजह से इनका विकास रुक गया। विकास रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पुअर हो जाएगी, इकोनॉमी पुअर होगी तो सिविल वार्स होंगे, लोग विरोध करना शुरू कर देंगे देश के अंदर ही। और यही हाल हुआ, बाल्टिक कंट्रीज़, यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ से विरोध के स्वर उठने लगे। मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं, वो एक तरीके का रिफॉर्म लेकर के आते हैं और ये रिफॉर्म्स एक तरीके से ये दिखाते हैं कि हम यूएसएसआर को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, पोलाइट कर रहे हैं। और वहाँ की जनता को जब एक बार थोड़ा सा ये एहसास होता है कि हमें थोड़ी सी फ्रीडम मिल सकती है, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो वो और ज़्यादा आज़ादी की मांग करते हैं। उसी बीच बोरिस येल्सिन की एंट्री होती है, चूँकि गोर्बाचोव की जब एंट्री होती है और वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं तो ये जनता को और रिलैक्सेशन चाहिए, इसलिए गोर्बाचोव से ज़्यादा अपेक्षाएं जनता रखती है। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर था, उनके अंदर के लोगों को ये लगने लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि गोर्बाचोव हमारे पावर को, हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे। तो गोर्बाचोव का अंदर से भी विरोध होता है और बाहर से भी विरोध होता है और इसी को लेकर के एक मिलिट्री कॉप अटैक टाइप का होता है, जिसमें तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। और उस तख्ता पलट का विरोध जो करते हैं बोरिस येल्सिन करते हैं और काफ़ी फेमस हो जाते हैं। चुनाव होता है और फिर बोरिस येल्सिन सत्ता में आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर पे बैन लग जाता है, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाता है। बेलारूस, यूक्रेन और बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सारी कंट्रीज़ जो थी वो अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लेती हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लेती हैं। इस प्रकार से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है
और फिर IMF, अच्छा USSR का जो उत्तराधिकार होता है वो एक तरीके से रशिया को मिलता है। डिसइंटीग्रेशन के पीछे भी कई कारण थे। एक तो मैंने बताया कि स्किल और इनोवेशन का नमूना, इकोनॉमी का कमजोर होना, उसके अलावा जो कल्चरल डिसइंटीग्रेशंस थे, जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, ये एक बड़ा कारण था कि बाल्टिक कंट्रीज़ का कल्चर अलग था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का कल्चर अलग था, तो लोग एक सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे एक दूसरे के बीच। उसके बाद जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक मिल करके प्लान्स तैयार करते हैं कि किस प्रकार अब जो नए देश हैं उनका विकास करना है। तो रशिया भी शॉक थेरेपी में आता है। बाल्टिक कंट्रीज़ के जो देश थे और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलते हैं, अमेरिका के साथ मिलते हैं, नाटो सीटो सेंटो को ज्वाइन करते हैं। और USSR में रशिया में शॉक थेरेपी लॉन्च होता है। शॉक थेरेपी यानी कि आघात दे करके इलाज करना, यानी कि वहाँ पे इसके पहले जो स्टेट कंट्रोल ओनरशिप था बिजनेस का, अब वो स्टेट कंट्रोल ओनरशिप को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। ये लोगों के लिए एक झटके की तरह था, शॉक की तरह था। और उसमें फिर माफिया की एंट्री होती है, किस प्रकार वहाँ पे लार्ज बिग गराज सेल लगता है, इंडस्ट्रीज का सेल लगता है, जैसे बिग गराज सेल बोला जाता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 10 साल लगता है, रशिया फिर से स्टैंड करता है। उसके बाद जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। और उस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो रशिया से अलग USSR से अलग हुए थे, उनके अंदर भी कल्चरल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, वो भी टूट जाते हैं। जैसे चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में अलग होता है, यूगोस्लाविया का टूट जाना। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में देखिए जो नए नए देश आज़ाद होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का फेल हो जाना, क्योंकि जो नए नए देश आते हैं वो एक प्रकार से जो रूलर सेलेक्ट होकर के आए वो अपने आप को डिक्टेटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले 5 साल इलेक्ट होते हैं, फिर अपने कार्यकाल को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने बाइपोलरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाले बुक चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।